गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक्स अमीन्स होते हैं वह द्विक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक हैं। इनमें दो प्रकार की क्रियात्मक अभिक्रियाएं होती है, मतलब दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं इनमें संपन्न होती है। पहली तो होती है एरोमेटिक रिंग की वजह से, और दूसरी होती है NH2 ग्रुप की वजह से। अमीनो समूह में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कि बेंजीन वलय में डीलोकलाइज हो जाता है, और अमीनो समूह में बेंजीन वलय की जो रिएक्टिविटी है, जो इसकी क्रियाशीलता है, उसको वो बढ़ा देता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अंदर देखिए कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के, वो बेंजीन रिंग में प्रवेश कर रहे हैं, और इस तरह से जो पूरी बेंजीन रिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ने की वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बेंजीन वलय के पाई तंत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण, यानी जो डीलोकलाइजेशन होता है, उससे बेंजीन रिंग पे दो तरह का प्रभाव पड़ता है। पहला ये कि जो अमीनो समूह के जो बेसिक नेचर है, या नाभिक स्नेहिता जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है कि बेंजीन वलय में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके प्रति ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, यानी इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो NH2 समूह है वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब रेजोनेंस करता है, अपन ने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और इस वजह से जो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। साथ ही एरिल अमीनो में अमीनो समूह की सक्रियता का कारण एक तो पॉली सब्स्टिट्यूशन भी होता है। सेकंड क्या होता है कि अतः एरिल अमीन में केवल एक ही प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, जो कि पहले इसको एसिलीकरण द्वारा अमाइड समूह में परिवर्तित कर देती है। हालांकि अमाइड समूह सक्रिय कारक तथा ऑर्थोपेरा निर्देशकारी है, परंतु अमीनो समूह की अपेक्षा ये कम होता है। इसका कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का समीपवर्ती कार्बोनिल समूह के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। यानी कि जो आपका NH2 समूह है वो कंपैरेटिवली NO2 समूह के कंपैरेटिवली जो आपका कार्बो अमाइड जो ग्रुप है वो लेस, वो भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है, मगर वो अमीनो ग्रुप के कंपैरेटिवली कम ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव होता है। अब बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो उस पर नेगेटिव चार्ज है, और NH2 ग्रुप की वजह से जो आपकी पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और हमें सिंगल सब्स्टिट्यूट न मिलकर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। अमीनो समूह बेंजीन वलय की इतनी अधिक सक्रिय कर देता है कि जो ब्रोमीनीकरण है ऑर्थो पैरा स्थिति पर होकर हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमारा यहाँ पर हमें प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। लेकिन यदि हमें मोनो प्रतिस्थापी बनाना हो, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो अमीनो समूह है उसका पहले एसिलीकरण करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद इससे उसकी जो बेंजीन रिंग है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, एनिलीन की पहले हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाइए। एनहाइड्राइड से हमने पूरे NH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद हमने एसिटिक एसिड और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के पैरा पोजीशन पे हमारा यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। फिर हम KOH से और इथेनॉल की प्रेजेंस में करते हैं रिएक्शन, तो हमारा यहाँ से NH जो एसिटाइल ग्रुप है वो रिमूव होकर हमें अमीन मिलता है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में पैरा ब्रोमो एनिलीन हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रिक अम्ल जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, और इस कारण ये एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के साथ साथ ऑक्सीकरण भी कर देता है, यानी कि सिर्फ नाइट्रेशन ही नहीं होता, इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। अब नाइट्रीकरण की परिस्थिति में जो अमीनो समूह है वो एमीनियम समूह में परिवर्तित होकर एनिलीनियम आयन बनाता है, जो बेंजीन वलय को ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए
उसको निष्क्रिय कर देती है। अभी तक बच्चों क्या हो रहा था कि जो अमीनो ग्रुप था वो एक्टिवेट कर रहा था बेंजीन रिंग को, मगर नाइट्रिक करण की परिस्थिति में क्या हो रहा है, जो आपका NH2 ग्रुप था वो NH3 में कन्वर्ट हो गया, और NH3 में कन्वर्ट होने से एनिलीनियम आयन बना। अब इस पे यदि हम नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा परिस्थिति जो है उसको डीएक्टिवेट कर देता है, और इस डीएक्टिवेशन की वजह से जब हम इसका इलेक्ट्रोफाइल से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोनियम आयन से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें पेंटा नाइट्रो एनिलिन मिलता है, ना कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलिन मिलता है। अतः एनिलिन व ऑर्थो व पैरा परिस्थिति पर नाइट्रीकरण के लिए अमीनो समूह को पहले प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि यदि हमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप चाहिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो NH2 ग्रुप है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एनहाइड्राइड के साथ, और उसको प्रोटेक्ट करने के बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए एसाइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया। उसके बाद हम HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिलते हैं। और ये जो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, जब इथेनॉल और KOH की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अमीनो मिल जाता है। तो इसी प्रकार हमें पैरा नाइट्रो एनिलिन और इसी तरह से हमें मेटा नाइट्रो एनिल ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब अगली रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों सल्फोनिकेशन, यानी कि सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ हम 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो हमें पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि अभिक्रिया में जो सल्फोनिक अम्ल बनता है वो पुनर्विन्यासित होकर पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लेता है। तो यानी कि बच्चों आप यहाँ पे एनिलिन देखिए, एनिलिन की रिएक्शन हमने H2SO4 और 180 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करी, तो हमें यहाँ पर ये देखिए कि इंटरमीडिएट मिला जिसको हीट करने पर ये सल्फ्यूमिक एसिड में परिवर्तित हो गया, जो कि रीअरेंज होकर हमें पैरा अमीनो बेंजो सल्फोनिक एसिड देता है, या सल्फेनिलिक एसिड हमारा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। बच्चों अगली रिएक्शन है हमारी अमीनो के मिश्रण का पृथक्करण। अमीनो में मिश्रण में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक अमीनो के लवणों के अलावा चतुष्क अमोनियम लवण भी होता है, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी उसमें प्रेजेंट होता है। इसलिए मिश्रण को KOH के उदासीन करके आश्रित करने पर हमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक अमीन वाष्पित होकर ऊपर आ जाते हैं तथा अवाष्पित चतुष्फलकीय यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है फ्लास्क में नीचे छोड़ दिया जाता है। यानी कि यदि हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराएं तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन ये वाष्पशील द्रव हैं, और वाष्पशील द्रव होने की वजह से ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा वो लास्ट में फ्लास्क में रह जाता है। और इस प्रकार के वाष्पन में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक अमीन होते हैं, जिन्हें पृथक करने के लिए मुख्य दो विधियों को हम काम में लेते हैं। अब इनके पृथक्करण के लिए क्या करा, ये तो मिक्सचर बना के हमने क्वाटरनरी सॉल्ट से इनको अलग कर लिया। अब इनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो फर्स्ट जो मेथड हम काम में लेते हैं वो है हाफमैन विधि। यह विधि अमीनो में उपस्थित सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर आधारित, यानी इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। तो फर्स्ट हम यदि देखें तो प्राथमिक जो हमारा जो प्राइमरी अमीन होता है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी में 1 एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु होता है, लेकिन टर्शरी अमीनों की यदि हम बात करें तो हमें उसमें किसी भी तरह का हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन हमें वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। अब यदि हम इनकी रिएक्शन देखें कि जब हम अमीनों के मिश्रण जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम डाई एथिल ऑक्सीलेट से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो मिश्रण में जो उपस्थित अमीनो है वो अलग अलग प्रकार से रिएक्शन देते हैं। यानी कि यदि हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें ऑक्सीमाइड देते हैं, और आप यहाँ पर देखिए जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप प्राइमरी अमीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करें, या 2 इथेनॉल का मॉलिक्यूल निकला और हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में जो हमें ऑक्सीमाइड प्राप्त हुआ। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी अमीन को देखें तो ऑक्जेमिक एस्टर बनाते हैं ये, जो कि एक लिक्विड मतलब तेलीय द्रव होता है, यानी कि डाई एथिल ऑक्सीलेट का दूसरा एस्टर समूह त्रिव्य में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल तो क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है, लेकिन सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, और हमें क्या मिलता है, ऑक्जेमिक एस्टर जो है एक लिक्विड, ऑयली लिक्विड के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो तृतीयक अमीन होते हैं, तृतीयक अमीन जो है डाई एथिल ऑक्सीलेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी प्रतिस्थापी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अब इस प्रकार से जो प्राप्त मिश्रण होता है उसमें ऑक्जेमाइड
ऑक्जेमिक एस्टर और तृतीयक अमीन तीनों मिलते हैं, जिनको हम प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम उनको अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तृतीयक अमीन जो होता है सबसे पहले आश्रित होकर अलग निकल जाता है। ऑक्जेमाइड ठोस होता है तथा जो ऑक्जेमिक एस्टर होता है वो द्रव होता है। तो इनको साधारण रूप से छानकर हम अलग कर लेते हैं। यानी कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करा, सबसे पहले जो टर्शरी अमीन था वो वॉलेटाइल होके बाहर निकल गया। उसके बाद में जो हमें मिक्सचर मिला उसमें एक ऑयली सब्सटेंस था, दूसरा सॉलिड था। उनको हमने सिंपली उसको फनल से छान कर उसको अलग कर लिया। इस प्रकार से प्राप्त हुए ऑक्जेमाइड तथा ऑक्जेमिक एस्टर को यदि हम केओज से उसकी रिएक्शन कराएं तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम केओज से ऑक्जेमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो प्राइमरी अमीन मिला, ऑक्जेमिक एसिड से रिएक्शन करने पर हमें सेकेंडरी अमीन मिल गया। यदि हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो हमने क्या करा, पूरा मेथड क्या था, सबसे पहले मिक्सचर लिया जिसमें तीनों अमीन प्रेजेंट थे, उसकी हमने इथाइल ऑक्जिलेट से रिएक्शन कराई, डिस्टिलेशन किया, इसमें टर्शरी अमीन अलग हो गया। अब ऑक्जेमाइड और हमारा ऑक्जेमिक एस्टर मिला जिसको फिल्टर किया तो हमारे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो थे वो पृथक हो गए। अब अगला जो मेथड है बच्चों वो है हमारा हिंसबर्ग मेथड। इस विधि में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अमीनों के मिश्रण को बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से अभिकृत कराते हैं, जिसमें बेंजीन इसे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिकृत कराते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ कि जो अमीनों का मोनो प्रतिस्थापित सल्फेनेमाइड बनता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। तो फर्स्ट आप देखिए, आपकी रिएक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रोटॉन है, पहले प्रोटॉन से रिएक्शन हुई और हमें सल्फेनेमाइड मिला है यहाँ पर। इसी तरह से इसकी एनओएच के साथ रिएक्शन कराएंगे हम तो उसका हमें सॉल्ट प्राप्त होगा। जबकि जो सेकेंडरी अमीन है वह द्विप्रतिस्थापित सल्फेनेमाइड बनाते हैं और एनओएच के जलीय विलयन में अविलय होते हैं, यानी कि उसका जो जलीय विलयन होगा उसमें वह अविलय होते हैं। इसी प्रकार से जो तृतीयक अमीन है कि बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब जो अमीनों के मिश्रण का जो जलीय विलयन है एनओएच विलयन की उपस्थिति में हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने के उपरांत प्राप्त अभिक्रिया मिश्रण का हम आसवन करते हैं। पहले तृतीयक अमीन जो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन द्वारा निकल जाता है और शेष जो बचा हुआ मिश्रण होता है उसको क्षनिक को अम्लीकृत करने पर प्राथमिक अमीन जो है वह सल्फेनेमाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊपर का जो द्वितीयक अमीन है जो ठोस है, जो अघुलनशील सल्फेनेमाइड होता है वह हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों सल्फेनेमाइड को हम HCl से अभिकृत करने पर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के जो सॉल्ट है हमें मिलते हैं, जिनको NaOH के साथ यदि हम उनकी रिएक्शन कराएं तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप रासायनिक अभिक्रिया देखिए कि HCl से रिएक्शन कराई है, ये NaCl निकल गया। जो वन अमीन को हमने हाइड्रोलिसिस कराया HCl की प्रेजेंस में तो प्राइमरी अमीन मिला, NH से हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फिर अमीन मिल गया। इसी तरह से आप देखिए सेकेंडरी अमीन का जो सल्फेनेमाइड बना उसकी वाटर और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें क्वाटरनरी सॉल्ट मिला जो कि बाद में प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से बच्चों हमने किस तरह से आपने ये पढ़ा है कि जो हमारा प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है, उसे हम किस तरह से पृथक कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों के सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से हम जो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है जो कि हमें रिएक्शन से मिलते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं, क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड के केस में देखा था कि जब हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्दर सबसे पहले रिएक्शन में हमारा प्राइमरी अमीन बनता है और ये प्राइमरी अमीन फर्दर रिएक्शन करके सेकेंडरी अमीन बनाता है और ये जो सेकेंडरी अमीन बनता है फर्दर रिएक्शन करके टर्शरी अमीन बनाता है और जो टर्शरी अमीन है वो फर्दर रिएक्शन करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। यानी कि जो हमारा मिक्सचर जो हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट का वो हमें कैसा प्राप्त होता है कि उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्ट जो है तीनों हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अमीन को यदि हमें पृथक करना है तो हमें इन्हीं दोनों विधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इन दो विधियों के आधार पर ही, और वो दो विधियां कौन कौन सी है, एक तो हाफमैन मेथड है, दूसरा हिंसबर्ग मेथड है। और इन्हीं दोनों विधियों के आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन है उनमें उनको पृथक कर सकते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि आपके कोर्स में आपका जब भी आप इसको पेपर को उठा के देखेंगे, तो पिछले पेपर्स में आप देखेंगे कि कोई ना कोई हर साल में या अल्टरनेट ईयर में आपसे बार-बार ये पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को पृथक्करण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, और आप उनको एक्सप्लेन करिए। तो आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए आपको इन्हीं दोनों विधियों में से इनको मेंशन करना पड़ेगा और इन्हीं विधियों को आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।